छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 में तीसरा पाठ रेशों से वस्त्रों तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि रेशम कीट पालन के बारे में। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं और ये जो अंडे होते हैं ये जो आपका सहसोत की पत्तियां होती हैं उन पर ये जो कीट है अंडे देते हैं। अंडों को सावधानीपूर्वक पट्टियों पर या कागज़ पर क्या करते हैं, संग्रहित करके, और जो इनके अंडों को जो रेशम कीट पालने वाले होते हैं उनको बेच दिया जाता है। और वो उनको जो ये पालक हैं अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, उचित ताप, आर्द्रता, अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, जीवित रह सकें और उनको आगे उपयोग में लिया जा सके। अंडों को उचित ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से क्या निकलें, लार्वा निकल आएँ। यह क्रिया तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, तब यह कार्य किया जाता है। लार्वा जो कैटरपिलर या रेशम के कीट कहलाते हैं, दिन रात ये जो शहतूत की पत्तियां हैं उसको खाते रहते हैं। आमाप में बड़े हो जाते हैं, आकार में, लंबाई चौड़ाई में बड़े होते रहते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी जो पत्तियां होती हैं उनके साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में इनको रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद जो कैटरपिलर हैं वो खाना बंद कर देते हैं। 25-30 दिन तक खाते हैं, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कैटरपिलर कितने 20 से 25 दिन के बीच में ये खाना बंद कर देते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जो बांस के जो ट्रे में रखे थे ना उसमें छोटे छोटे कक्ष बने होते हैं, उसमें ये चले जाते हैं। और इनके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं। टहनियाँ किस लिए, ताकि उनका वो भोजन कर सके पत्तियों के, जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं। ये छोटे कक्षों में जाने के पश्चात वहाँ पर टहनियाँ यानी आप क्या कहते हैं उसको, जो पत्तियाँ हैं उनको खा कर के अपना विकास करते हैं और बड़े होते हैं और कोकून से जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं। कोकून अवस्था क्या है, जब इसके ऊपर रेशम कीट के ऊपर जो चार साइड में एक रेशम के जो फाइबर रेशे हैं, तंतु हैं, वो चिपक जाते हैं, यानी एक परत बना लेते हैं, चारों लपेट लेते हैं, वह अवस्था कोकून अवस्था कहलाती है। तो ये कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। प्यूपा क्या है, जो कैटरपिलर है वह जब कुछ बड़ा आकार में हो जाता है वह प्यूपा कहलाता है, जो इन कोकून के अंदर उसे एक खोल के अंदर विकसित होता रहता है। रेशम का संसाधन, रेशम को कैसे ऊन बनाने के काम में लिया जाता है, वह रेशम का संसाधन है। अब रेशम के फाइबर होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। रेशम के जो फाइबर हैं, फाइबर तंतु, फाइबर क्या है, तंतु, रेशे, इनको प्राप्त करने के लिए कोकूनों को, ये जो कोकून है जिसके ऊपर एक जो रेशे हैं उसका खोल बन जाता है, वो कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग यानी बहुत अधिक इकट्ठे कर लिए जाते हैं। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले, जब ये प्यूपा है ये वयस्क कीट में बदली होवे यानी परिवर्तित होवे, वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। इन कोकूनों कहाँ रखते हैं, धूप में रख देते हैं, अथवा पानी में उबाल लिया जाता है, अथवा भाप में रखा जाता है। जिससे क्या होते हैं, ये जो ऊपर का खोल होता है ये आसानी से उस कीट से अलग हो जाता है। धूप में रखा जाता है, पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। जब हम उनको धूप में रखते हैं या पानी में उबालते हैं या भाप में रखते हैं तो उससे क्या है, वह जो रेशम के जो फाइबर होते हैं, रेशम के तंतु होते हैं, जो खोल होता है, वह उस कीट से अलग हो जाता है।
और इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर अलग, जो रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में रेशम के उपयोग के रूप में लेने के लिए कोकून में से रेशे निकालने, कोकून है, उन कोकून के जो ऊपर के खोल होता है जिसमें रेशे होते हैं, उनको कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया, किसी प्रक्रिया, धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेशम की रीलिंग कहते हैं। कोकूनों में से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया है वह रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग यानी उसको धागे बना करके और लपेटना, किसी चीज़ पर लपेट करके, जैसे आपने गिट्टी की देखिए, गिट्टी में धागा लिपटा होता है, ऐसे ही इन रेशों को जो लपेटने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से ही की जाती है। अब ये कार्य है वर्तमान में हाथ से नहीं होता है, इसको करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। नहीं, मशीनों में ये कार्य किया जाता है धागे की रीलिंग करने का, लपेटने का। जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती हैं, क्या करती हैं, कोकून में से मशीनें क्या कार्य करती हैं, कोकून में से जो धागे हैं उनको निकालने का कार्य करती हैं। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। जैसे कपास के तंतुओं से कताई की जाती थी, उसी प्रकार से रेशम के जो तंतु हैं उनकी भी कताई की जाती है, उनके भी रेशे या धागे बनाए जाते हैं, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। और इन धागों से जिस प्रकार हमारे स्वेटर या सूती वस्त्र बनते हैं, उसी प्रकार से इन रेशम से जो बुनकर हैं वो इन्हीं धागों से वस्त्र बुनते हैं। बुनकर जो वस्त्र बुनने वाले होते हैं वो बुनकर कहलाते हैं। उनके द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। कि आगे बताया पहले कि दो प्रकार की कड़ी होती है, एक पर दाएं से बाएं, इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है जिनको इस प्रकार के, और दूसरे प्रकार के होते हैं जो ऊपर से नीचे इस प्रकार लाते हैं धागों को। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये जो डिजाइन सा बन जाता है तंतुओं का, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति में दोनों को लेकर के ये धागे तंतु है ना, आपस में दो रूपों में सेट में स्थित करके इनसे क्या बनते हैं, धागे बनते हैं। अब बुनकरों रेशम की इन्हीं वस्त्रों को बुना जाता है। अब ये रेशम के जो रेशे हैं, इन रेशों की खोज कैसे हुई, और ये जो रेशम का जो रेशा है ये सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, और इसकी खोज कहाँ पर हुई, और ये है हमारे देश तक या दूसरे देशों तक कैसे पहुँचा, इसके बारे में एक किवंदती के बारे में एक कहावत है जो चीन में है। रेशम की खोज कैसे हुई इसके बारे में देखिए आप। रेशम की खोज का यथार्थ समय, रेशम की खोज कैसे हुई इसके बारे में, रेशम की खोज का यथार्थ समय यानी कब की इसकी खोज हुई, उस यथार्थ वास्तविक समय संभवतः मानी अज्ञात यानी मालूम नहीं है, अज्ञात मालूम नहीं है कि इसकी खोज कब हुई। एक प्राचीन चीनी किंवदंती, एक दंत कथा है प्राचीन पुरानी चीनी यानी चीन में चलने वाली एक पुरानी कहावत है, या वहाँ के लोगों में एक ऐसी बात है कि सम्राट हुआन, सम्राट कहते हैं राजा को, वहाँ के राजा है, वहाँ उनका नाम है हुआंग टी। क्या नाम है राजा का, हुआंग टी। तो हुआंग टी ने साम्राज्ञी, साम्राज्ञी किसे कहते हैं, रानी को, साम्राज्ञी कौन होती है, रानी को, रानी का नाम था सी लुंगची, सी लुंगची, ये कौन थी, ये रानी थी। तो सी लुंगची ने अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के जो वृक्ष थे उनकी पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। किसने कहा,
राजा ने कहा रानी से कि जो बगीचे में जो शहतूत के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां क्षतिग्रस्त क्यों हो रही है, कट क्यों रही है, इसके बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने किसको कहा, रानी से कहा। और रानी ने पाया, साम्राज्ञी क्या है, रानी, सामग्री क्या है, साम्राज्ञी रानी। रानी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। एक सफ़ेद रंग के कृमि कीड़े हैं, वो कीड़े क्या करते हैं, शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं, खाते हैं। और उन्होंने यह देखा कि कृमि के इर्द गिर्द, जो कृमि है वह अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। यानी वो जो पत्तियों खाने वाले कृमि हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा धागा अपने चारों ओर बुन लेते थे, कोकून बुन लेते, अपने चारों ओर एक ऐसा धागा बुन लेते थे, चारों साइड चमकदार धागा था वो। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। जब वो किसी दिन चाय पी रहे थे तो उस दिन एक कोकून उनमें से क्या हुआ, एक कोकून, वो जो चाय पिए थे चाय के कोकून, चाय के प्याले में वो कोकून गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। और उसमें जो चाय में गिर गया तो चाय में गिरने से कोकून के ऊपर जो नाजुक धागे थे उनका गुच्छा बना, जो खोल सा बना हुआ था वह पृथक यानी अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ। अच्छा, जो खोल अलग होगा उसमें देखा कि ये तो एक रेशे हैं, इसमें तंतु है, उन तंतुओं से उन्होंने वस्त्र बनाए या उसको वस्त्र बना के देखा। और बाद में जैसे पता चला कि भाई इस प्रकार के कीड़े हैं और इनसे हम धागे प्राप्त कर सकते हैं और ये धागे विशेष चमकदार थे। इस प्रकार वहाँ से रेशम उद्योग आरंभ हुआ। तो रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ। सबसे पहले कहाँ से हुआ, चीन से आरंभ हुआ रेशम उद्योग। चीन के लोगों ने सबसे पहले रेशम की खोज की और सैकड़ों वर्षों तक, कितने वर्ष तक, सैकड़ों, सैकड़ा कहते हैं 100 को, 100 वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी, बहुत सुरक्षा के अंदर रखा गया था ताकि दूसरे लोगों को इसका पता नहीं लग पाए। जो दूसरे देश के लोग हैं उनको इसका पता न लगे, इस प्रकार सुरक्षा रखेगी कड़े पहरेदारी में। इनको गुप्त रखा गया था कि दूसरे लोगों को, दूसरे देश के लोगों को इसके बारे में पता नहीं चले। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने, जो यात्री थे वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कुछ व्यापार के लिए जाते हैं, कुछ पर्यटक के रूप में जाते हैं, कुछ राजनीतिक यात्री थे। तो इस प्रकार के जो यात्री थे और व्यापारी थे उन्होंने रेशम को, ये जो रेशम का धागा था, अन्य देशों में प्रचलित किया। व्यापारी थे, अपने व्यापार के उद्देश्य से, अपने कमाई के उद्देश्य से वो जो यहाँ जो रेशा प्राप्त होता है दूसरे देश में महंगे दामों में बेच करके, महंगे यानी अधिक कीमत में बेच करके अपना मुनाफा कमाते थे। इस कारण वह दूसरे देशों में भी धीरे धीरे प्रचलित हो गया, चला गया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी, जो व्यापारी लोग थे, जिस मार्ग से उन्होंने रेशम को, जो रेशे हैं इनको विदेशों में बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए जिस मार्ग की यात्रा की थी, उस मार्ग को आज भी सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्क रूट। रेशम का रूट है वहाँ से जहाँ से उन यात्रियों ने व्यापार के लिए दूसरे देशों में इस रेशे को पहुँचाया, रेशम को पहुँचाया। तो वह जो मार्ग था उसे आज भी क्या कहते हैं, उस मार्ग को आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो छात्रों, आज का अपना ये टॉपिक और ये पाठ पूरा हुआ। अब कल हम इसके पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर कल हम आपको कराएंगे। धन्यवाद।